हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं प्रज्ञा गुप्ता आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। साथ ही लेकर आ गई हूँ आपके पार्ट 4 बहता पानी निर्मला के MCQs यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। यह पाठ लिखा है हीरानंद सच्चिदानंद वात्सायन अज्ञे जी द्वारा। हम इस पाठ का सार कर चुके हैं, प्रश्नोत्तर कर चुके हैं, भाषा अध्ययन कर चुके हैं। अब नंबर है MCQs का यानी बहुविकल्पीय प्रश्न का। तो अगर आपने मेरे सारे प्रीवियस वीडियोस बहुत ध्यान से देखे हैं तो MCQs तो बाएं हाथ का खेल है, चुटकियों में आप इसे हल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहले MCQ से। पहला हमारा जो विकल्प है, बहता पानी निर्मला किस विधा में लिखा गया है। बच्चों, विधा का अर्थ अब आप समझ चुके होंगे कि विधा किसे कहते हैं। विधा का मतलब होता है पाठ लिखने का जो तरीका है, वो किस तरीके से पाठ की रचना की गई है, किस विधा में पाठ लिखा गया है। ये क्या एक निबंध है, क्या एक यात्रा वृत्तांत है, या फिर कहानी है, या फिर रिपोर्टाज है। ठीक है, तो निबंध का मतलब होता है किसी एक रचना के बारे में स्वतंत्र विचार, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती, कोई शब्द सीमा नहीं होती, वो होता है निबंध। यात्रा वृत्तांत होता है जब कहीं किसी स्थान की यात्रा की गई है, यात्रा के बाद उसके बारे में स्मरण के द्वारा, संस्मरण के द्वारा उसका वर्णन करना क्या कहलाता है, यात्रा वृत्तांत। कहानी किसी एक उद्देश्य को लेकर लिखी जाती है, जो अंत में अपनी किसी नैतिक शिक्षा या किसी मॉरल वैल्यू को लेकर समाप्त होती है, तो वो होती है कहानी, जिसमें बहुत सारे पात्र होते हैं। अगला है रिपोर्टाज। रिपोर्टाज होता है किसी एक संदेश या सूचना का लिखना, रिपोर्ट बनाना जिसे हम कहते हैं। तो इस प्रकार गद्य की ये 4 विधाएं यहाँ पर दी हैं, निबंध, यात्रा वृत्तांत, कहानी और रिपोर्टाज। जी हाँ, इतने मेरे वर्णन से तो आप समझ गए होंगे कि जो पाठ हमने पढ़ा था बहता पानी निर्मला, इसमें लेखक एक जगह घूमने गए हैं और वहाँ पर वो फंस गए हैं। उस पूरी घटना का वर्णन उन्होंने इस पाठ में किया है। तो बताइए इसका क्या होगा सही विकल्प, जो कि आप कमेंट बॉक्स में इनके नंबर आप लिख सकते हैं, का, खा, गा, घा, अगर आप उसमें टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो जी हाँ, बिल्कुल सही इसका जवाब है यात्रा वृत्तांत। अगला है लेखक को बचपन से क्या शौक था। घूमने का, नक्शे देखने का, गीत गाने का, या फिर गाड़ी चलाने का। ठीक है, तो इसमें आपने जो पाठ के अंतर्गत जाना था, पहली पंक्ति जो उसकी थी कि बचपन से लेखक को किस बात का शौक था, तो बचपन से लेखक को नक्शे देखने का शौक था। वो अपने घर में बैठे, जैसे अभी आप लोग इस उम्र में अभी आप लोगों के पास तो एटलस नाम से एक बुक आती है, जो आप सोशल साइंस के विषय में शायद देखते हो या पढ़ते हो, उसका प्रयोग आप करते हो। तो नक्शे देखना उन्हें बड़ा पसंद था। तो वो किसका प्रयोग करते थे, बचपन से उन्हें किस चीज़ का शौक था, नक्शे देखने का शौक था। अगला प्रश्न है, लेखक ने यात्रा करने के कुल कितने तरीके बताए हैं, यानी किस किस प्रकार से यात्रा हम कर सकते हैं। तो लेखक के जो तरीके थे वो दोनों ही बड़े मज़ेदार थे। एक तो हमारा तरीका था किसी भी प्रकार से अगर मैं आपको दोबारा तरीके बताऊंगी तो वो तो उत्तर हो जाएगा। चलिए पहले पढ़ती हूँ विकल्प, आप दीजिए इसका उत्तर। 1, 2, 4 या फिर 3। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब। तो आपने जब ये पाठ पढ़ा था तब हमने सुना था, हमने जाना था कि लेखक ने इस पाठ में जो घूमने जाना है, जो यात्रा करना है, उसके 2 तरीके बताए थे। पहला जो आप और मैं इस्तेमाल करते हैं कि प्लानिंग करना, सारी बुकिंग्स कराना, उसके बाद कहीं जाना। और दूसरा तरीका था जो कि थोड़ा मज़ेदार भी हो सकता है, कि अपने मित्रों को और आस पड़ोस वालों को बताना कि हम जा रहे हैं शिमला और पहुंच जाएं हम लखनऊ या फिर कहीं और। तो दूसरा तरीका और पहला तरीका लेखक ने इस प्रकार कुल 2 तरीके घूमने जाने के बताए हैं, यात्रा करने के बताए हैं। चलते हैं अगले विकल्प की ओर, जो कि है लेखक को क्या सामान खरीदना था। जब लेखक सोनारी पहुंचे तो उन्हें उस समय क्या सामान खरीदने की आवश्यकता महसूस हुई। विकल्प है 1 दांतों वाला ब्रश, ढिबरी, सब्जी, या फिर 1 और 2 दोनों। यानी यहाँ पर इस वाले ऑप्शन का अर्थ है पहला और दूसरा दोनों। जी हाँ, तो अब आप मुझे जल्दी से बताइए कि उन्हें क्या क्या सामान खरीदना था। तो बिल्कुल सही, उन्हें 1 और 2 दोनों सामान लेने थे, यानी कि दांतों का एक ब्रश भी लेना था और साथ ही साथ ढिबरी भी खरीदनी थी।
सोनारी शिवसागर से कितनी दूरी पर था? यहाँ पर विकल्प में आपको किलोमीटर्स दिए हुए हैं, 15 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, 18 किलोमीटर या फिर 10 किलोमीटर। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब सोनारी शिवसागर से 18 किलोमीटर दूर था। ये दूरी पाठ में हमने पढ़ी थी कि वहां से उस स्थान की दूरी कितनी है। चलते हैं अपने अगले विकल्प की ओर। सड़क के दोनों ओर के पेड़ों पर क्या क्या लटके हुए थे? बिल्कुल, आप अभी तक तो समझ गए होंगे उत्तर, आपने कमेंट बॉक्स में भेज दिया होगा। बंदर, फल, कपड़े या फिर सांप। तो आपको याद आ गई होगी, वो स्थिति याद आ गई होगी जब मैंने आपको पाठ का सार पढ़ाया था। तब मैंने आपको वो स्थिति बताई थी कि किस प्रकार उनकी गाड़ी बीचों बीच चली जा रही थी और दोनों तरफ के पेड़ों पर क्या लटके हुए थे। क्या वो बंदर थे, क्या वो फल थे, क्या वो कपड़े सूख रहे थे या फिर वहां पर सांप लटके हुए थे? तो जी हाँ, बिल्कुल सही, वहां पर सांप लटके हुए थे। क्योंकि हमने ये पंक्ति भी पढ़ी थी कि जब वर्षा ऋतु होती है, जब बारिश का पानी आता है जो कि बहुत सारे पहाड़ों से और यहाँ वहाँ नदियों से, जंगलों से बहकर आता है, तो उसके साथ कई जंगली और पानी वाले सांप बहकर उसके साथ आ जाते हैं। कुछ दूरी तक तो वो बहते रहते हैं, फिर अपनी जान बचाने के लिए, आखिर उन्हें भी तो अपनी जान से प्यार होता है भाई, सांप है तो क्या हुआ, अपनी जान से प्यार तो होगा ना उसे। तो अपनी जान बचाने के लिए वो जो रास्ते में पेड़ पड़ते हैं, जो उन्हें जिसका भी सहारा मिल जाता है, तो वो उन पेड़ों पर अटक कर और उनके ऊपर अपनी जान बचाने के लिए चढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो सड़कों के दोनों ओर लगे हुए पेड़ थे, उन पर क्या लटक रहे थे? उन पर सांप लटक रहे थे। अगला प्रश्न है, लेखक गाड़ी को अंदाजे से कहाँ चला रहा था? तो लेखक का जो पानी भरा हुआ था उसमें लेखक अंदाजे से गाड़ी को कैसे चला रहा था? सड़क के किनारे चला रहा था, सड़क के बीचों बीच चला रहा था, खेतों की तरफ चला रहा था या फिर सड़क की दाहिनी ओर चला रहा था? जब हम पाठ को पढ़ते हैं तो आपसे बार बार कहा जाता है कि पाठ को ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, क्योंकि ये MCQ सॉल्व करने के लिए आपको एक एक पंक्ति को ध्यान से पढ़ना आवश्यक है। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, वो सड़क के बीचों बीच चला रहा था। क्योंकि देखिए, जिस जगह वो खड़ा है, थोड़ी सी अगर उसको सड़क दिख रही है तो एक अंदाज़ा हो सकता है कि यहाँ से सड़क गई हुई है। अगर वो इधर या इस तरफ चलाएगा, क्या भरोसा इस तरफ खाई हो, खेत हो, गड्ढा हो या फिर सड़क हो ही ना। तो ऐसे मौसम में, बारिश जैसे मौसम में, जब सड़कों पर पानी भरा हुआ है, तो पहली बात तो बहुत रिस्की है गाड़ी चलाना, बहुत ज़्यादा परेशानी का काम है। लेकिन फिर भी वो अंदाजे से, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है अंदाजे से कहाँ चला रहा था, तो वो अंदाजन गाड़ी इस प्रकार चला रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं। लेखक के अनुसार एक समूचा ट्रक कहाँ गायब हो गया था? पाठ के दौरान हमने पढ़ा था कि देखते देखते एक पूरा का पूरा ट्रक कहीं गायब हो गया था। विकल्प देखते हैं, खाई में, दलदल में, मिट्टी में या फिर पानी में। ऐसी क्या स्थिति हुई थी, ऐसा क्या एक घटना हुई थी जो लेखक को उस समय याद आ रही थी? जी हाँ, खाई में, दलदल में मुझे नहीं पता, मिट्टी में आप बताएंगे, पानी में आई डोंट नो। तो बिल्कुल सही जवाब, जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल सही, दलदल में। दलदल मतलब जो एक कीचड़ टाइप का होता है ना, बहुत थोड़ा सा लिक्विड, सेमी लिक्विड टाइप का होता है, उसमें जाकर एक पूरा का पूरा ट्रक वहां पर गायब हो गया था। गायब हो गया था मतलब उसमें धंस गया था, घुस गया था उसमें, है ना। आगे देखते हैं, लेखक ने नाव को क्या संज्ञा दी थी? लेखक ने नाव को, जिस नाव में वो बैठा था, उसको किसी नाम से पुकारा था। जानते हैं क्या? तरणी, नैया, स्वर्ग नसैनी या फिर नौका। जब वो स्थिति को याद करिए कि वो नदी को पार करने के लिए, एक दूसरी जगह जाने के लिए नाव में बैठ रहा था, तो उस समय विविध भाषा के लोग जब वहाँ पर बात कर रहे थे, आई थिंक इतने क्लूज तो काफ़ी होना चाहिए, है ना। तो कौन सी चीज़, क्या नाम उसने नाव के लिए प्रयोग किया था? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, उसने उसे नाव को स्वर्ग नसैनी कहा था। स्वर्ग नसैनी मतलब स्वर्ग तक ले जाने वाली एक नसैनी, मतलब स्टेप, सीढ़ियाँ। क्यों कहा था ऐसा? क्योंकि उस समय जिस प्रकार का पानी, जिस प्रकार की उफान पर वो नदियाँ थीं, क्या भरोसा नाव कब पलट जाए और कब हम राम प्यारे हो जाएं। तो ऐसा आभास लेखक को था, क्योंकि वो भी उस समय बहुत डरा हुआ था। तो नाव को उस समय उसने किस शब्द का प्रयोग किया था? नाव के लिए स्वर्ग नसैनी शब्द का प्रयोग नाव के लिए किया था।
आगे देखते हैं, साइकिल सवारों ने लेखक को क्या बताया था। जब लेखक उस स्वर्ग नसैनी पर बैठे हुए थे तब उन साइकिल सवार जो वहां पर दो आए थे उन्होंने लेखक को क्या बताया था। विकल्प है कि वे दोनों तैर कर आए हैं, ख साइकिल कंधे पर रखकर लाए हैं, ग कंधे तक पानी में से निकल कर आए हैं, यानी इतना इतना उनकी बॉडी से कंधे कंधे तक पानी था, और साइकिल को भी कंधों पर रख कर लाए हैं, या फिर वे आराम से नाव में बैठ कर आए हैं। जी हाँ, स्थिति याद आ गई होगी आपको, पाठ के शब्द याद आ गए होंगे, और बिल्कुल सही उत्तर है कि वे कंधे तक के पानी में से निकल कर आए थे और साइकिल को भी अपने ऊपर रख कर लाए थे, अपने कंधों पर ऐसे शोल्डर पर पकड़कर लेकर आए थे। ठीक है, आगे देखते हैं, लेखक को शिव सागर में कितने दिन काटने पड़े। जब वो वहां बारिश के दौरान फंस गए थे तो उन्हें कितने दिन वहां पर गुजारने पड़े, 10, 12, 13 या फिर 14। तो बहुत जल्दी कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब दे दीजिए। आपके जवाब आने शुरू हो चुके हैं, बहुत बढ़िया। और अगला इसका सही जवाब है 12, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा लीजिए या फिर अपनी पीठ पर ऐसे टैप करके अपने आप को शाबाश जरूर दीजिए, क्योंकि आपने पाठ को इतने ध्यान से पढ़ा है कि हर एक विकल्प आप लोग हल कर पा रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड। आगे देखते हैं, रमता राम किसे कहा गया है। जो रमता है वो राम है, जो रमता नहीं वो राम है, जो रमकर भजता है वो राम है, या फिर जो भक्त है उसी के राम है। तो ऑप्शन बताइए जल्दी से, मैंने आपको चारों ऑप्शन पढ़ दिए हैं, अब ढूंढना है आपको इसका जवाब। फिर से सुन लीजिए, जो रमता है वो राम है, जो रमता नहीं वो राम है, जो रमकर भजता है वो राम है, या फिर जो भक्त हैं उसी के राम है। तो सही जवाब है जो रमता है वो राम है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले विकल्प की ओर। लेखक का जन्म किस जनपद में हुआ था। ठीक, लेखक का जन्म किस जनपद में हुआ था। कुशीनगर, श्रीनगर, आर्यनगर या फिर रचनानगर। जी हाँ, लेखक यानी कि हीरानंद सच्चिदानंद वात्सायन अज्ञेय जी, तो उनका जन्म हुआ था, बिल्कुल सही जवाब, कुशीनगर में हुआ था। ठीक, देखिए, कवि परिचय पढ़ना, पाठ का सार, प्रश्नोत्तर, एक एक चीज ध्यान से सुनना इसलिए बेहद आवश्यक है। लेखक को हिंदी साहित्य में किसके जनक के रूप में ख्याति प्राप्त है। जो आप इंग्लिश में फादर ऑफ पढ़ते हैं वही हिंदी में होता है जनक, यानी किससे जिसने इस चीज़ की, किसी भी चीज़ की जिसकी बात हो रही है उसकी शुरुआत की, फाउंडर जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर लेखक को हिंदी साहित्य में किसके जनक के रूप में ख्याति प्राप्त है। प्रयोगवाद, छायावाद, प्रगतिवाद या फिर विकासवाद के रूप में। तो हमने इस प्रश्न को भी जब हमने कवि परिचय पढ़ा था तब वहाँ पर जाना था। बिल्कुल सही, लेखक को प्रयोगवाद के जनक के रूप में ख्याति यानी कि प्रसिद्धि प्राप्त है, जिसे आप कहते हैं फेमस होना। अज्ञेय जी की रचनाएं हैं बावरा अहेरी, कितनी नावों में कितनी बार, आंगन के पार द्वारा या फिर उपरोक्त सभी। तो ये सारी की सारी जो रचनाएं यहाँ पर लिखी हुई हैं, आपको बताना है कि इसमें से अज्ञेय जी की रचना कौन सी है। अब अगर आपने पुनः मेरी बात ध्यान से सुनी है तो बावरा हेरी, कितनी नावों में कितनी बार, आंगन के पार द्वारा या फिर उपरोक्त सभी, तो आप जानेंगे यहाँ पर उत्तर है सही उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी की सभी रचनाएं अज्ञेय जी की बेहद प्रसिद्ध रचनाओं में से कुछ एक हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है अज्ञेय जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद वात्सायन, हीरानंद सच्चिदानंद, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन या फिर वात्सायन सच्चिदानंद। जी हाँ, बिल्कुल सही, उनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। तात्कालिक का क्या अर्थ है, हमने इस पाठ में पढ़ा था तात्कालिक परिस्थितियां। तो तात्कालिक का अर्थ आपको इसमें से खोजना है, उसी समय, जिस समय की बात हो रही है, क्या उसी समय की बात हो रही है,
उसी जगह, समय की बात हो रही है उसी जगह पे बात हो रही है, उसी घंटे में यानी कि सेम टाइम, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं का मतलब होता है ना ये ना ये ना ये तीनों ऑप्शन आपको गलत लग रहे हैं, ये तीनों विकल्प आपको गलत लग रहे हैं। तो ऐसी कोई स्थिति अगर होती है तो आप इस तरीके का उत्तर भी टिक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सही जवाब है वो है तात्कालिक का अर्थ है उसी समय। जब बात हो रही है उसी समय, जिस समय रेलगाड़ी निकली, तात्कालिक समय जो उसका था उस समय मैं वहीं पर मौजूद था। तो इस तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक कील की वजह से राज्य खो जाता है। हमने एक बहुत बड़ी सी कहावत पढ़ी थी इस पाठ में कि एक कील की वजह से राज्य खो जाता है, और मैंने आपको बहुत विस्तार से भी बताया था कि किस प्रकार एक कील से राज्य व्यक्ति का खो जाता है। उत्तर के बाद में एक बार पुनः आपको उसका दोहराव करा दूंगी। यह कहावत है, आपको फिलहाल ये बताना है कि जो ये कहावत हमने पढ़ी थी ये किस भाषा की थी, अंग्रेजी की, अरबी की, पारसी की या फिर हिंदी भाषा की। तो इसमें से ये कौन सी भाषा में ये कहावत कही गई है? तो आप देंगे इसका सही जवाब। जी हाँ, बिल्कुल सही, इसका सही जवाब है अंग्रेजी की। अब इसमें अंग्रेजी की इस कहावत का क्या अर्थ था? एक कील यानी कि घोड़े की नाल में लगी हुई जो कील होती है उसकी वजह से नाल डिस्टर्ब होती है। नाल डिस्टर्ब, घोड़ा डिस्टर्ब, घोड़ा डिस्टर्ब तो युद्ध में राजा डिस्टर्ब, और अगर राजा ही डिस्टर्ब हो जाएगा, वो किसी तरीके से अस्त व्यस्त या परेशान हो जाएगा, तो निश्चित है उसका युद्ध हार जाना। तो एक छोटी सी कील की वजह से राजा अपना पूरा का पूरा राज्य हार जाता है। इस कहावत का जो प्रयोग है वो अंग्रेजी भाषा की ये कहावत है, जो कि हिंदी में इसका अनुवाद के रूप में यहाँ पर दी गई है। यात्रा के दौरान सबसे अधिक मदद देती हैं कौन सी चीजें? पुस्तकें, घड़ी, सामान या फिर नक्शा। देखिए, अब आप कहेंगे कि ये भी देती है, ये भी देती है, ये भी देती है, लेकिन हमें बात पाठ के परिक्षेप में करनी है कि पाठ में ऐसी कौन सी चीज बताई गई है जो यात्रा के दौरान सर्वाधिक आवश्यक है। जी हाँ, बिल्कुल सही, नक्शा बेहद आवश्यक है। क्योंकि नक्शा जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर नक्शा नहीं होगा तो आप अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। सामान तो ऐसा है कि आप कभी भी कहीं से खरीद सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास नक्शा नहीं है तो उस गंतव्य तक जो पहुंचने की आपकी जो दिशा है वो आपको कौन बताएगा? मैंने आपको उस समय भी ये उदाहरण दिया था कि आजकल तो हम गूगल मैप की मदद लेते हैं। गूगल मैप की मदद से ना सिर्फ हम अपने शहर में बल्कि पूरी दुनिया में कहीं पर भी आराम से घूम सकते हैं। ठीक है, अगला और अंतिम हमारा प्रश्न है, संबंध बोधक शब्द हैं का, की, के, हम, अपना, आपका। तो यहाँ बात हो रही है कारक के संदर्भ में कि यहाँ पर कारक में संबंध बोधक शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो जब हम पढ़ते हैं कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से संबंध, तो यहाँ पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वो आपको उत्तर स्वरूप यहाँ पर लिखना है। तो जी हाँ, संबंध बोधक शब्द हैं का, की, के, जो कि कारक की विभक्तियों के अंतर्गत आते हैं, जो उसके परसर्ग चिन्ह कहलाते हैं। ठीक है, तो का, की, के से आप संबंध कैसे दिखाते हैं? वो जो दिखाई दे रहा है वो घर मेरे चाचा का है, ये जो घड़ी रखी है ये मेरी दीदी की है, ये जो बच्चे खेल रहे हैं ये मेरी बुआ के हैं। तो का, की, के अनुसार आप शब्दों का प्रयोग करके व्यक्ति और अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं। तो ये है संबंध बोधक शब्द। तो इस प्रकार आज हमने पूर्ण किए अपने बहुविकल्पीय प्रश्न पाठ 4 के। अब इस पाठ में हमारा कोई कार्य शेष नहीं रह गया, बचा है सिर्फ आपका रिवीजन, जो कि आप आराम से करेंगे। और इस पाठ का सार, प्रश्नोत्तर, कवि परिचय, एमसीक्यूज, भाषा अध्ययन, सभी चीज़ें आप बार बार रिवाइज करिए ताकि आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए। ठीक, मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए बहुत कुछ लेकर आया है। ठीक है, बस ज़रूरत है सर्च करने की और अपने काम का जो साहित्य यहाँ पर पोस्ट किया गया है, जो भेजा गया है, जो हम शिक्षक आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं, उसको खोज लेने की और समय निकाल कर उसे देखने की। क्योंकि मैग्नेट ब्रेन से ज्ञान का भंडार, ठीक है, मैग्नेट ब्रेन्स का अर्थ ही होता है चुंबकीय दिमाग, जो कि अपने जो काम की चीज़ है उसे बहुत जल्दी ग्रास्प कर लेगा, उसको अपनी तरफ खींच लेगा, आकर्षित कर लेगा। ठीक है, और चुंबकीय दिमाग जो होता है वो आजकल के स्मार्ट बच्चों के पास है, जो कि हैं आप लोग। ठीक है, तो मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए सिर्फ इतना ही नहीं लेकर आया है निःशुल्क शिक्षा। हर एक वीडियो यहाँ पर, हर एक चीज़ यहाँ पर पूरी तरह निःशुल्क है आपके लिए। सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम,
यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, साथ ही साथ ओलंपियाड, CUET, स्पोकन इंग्लिश, NTSC आदि जैसी सुविधाएं यहाँ पर आपको दी गई हैं पूरी तरह निःशुल्क। बुक्स और ई-बुक्स का भी यहाँ पर खजाना है। हमसे संपर्क करने के लिए आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ज्ञान बांटने से, जी हाँ बिल्कुल सही, बढ़ता है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ, एक नई जानकारी के साथ। कीजिए मेरा इंतज़ार। तब तक रखिए अपना ख्याल, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय।